और 18 मंडल की खबरों के बाद खबरें विस्तार से। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरा से मिले हरीश रावत। काशी सिंह एरा समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। देहरादून स्थित हरीश रावत के आवास पर मुलाकात हुई। आज ही हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल भी उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर ट्वीट के जरिए सवाल उठाए और उसके बाद यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से जाकर उन्होंने मुलाकात की। इस बात पर भी अब कई तरीके के सवाल और संकेत पनपने लगे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरीश रावत के ट्वीट से समझ में आता है कि वो अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और आखिर में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय हो चुका है। कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट से इस ट्वीट को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज यूकेडी अध्यक्ष से हरीश रावत ने मुलाकात की। इससे पहले उनके ट्वीट से भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके रिटायरमेंट से जोड़कर भी इस ट्वीट को देखा जा रहा है। आखिरी ट्वीट बड़ा दिलचस्प था जिसमें उन्होंने लिखा था कि काफी तैर लिया, अब विश्राम का वक्त हो चुका है। बिल्कुल, दिन भर के अगर घटनाक्रम पर नजर डाले तो सुबह 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल, और उसके बाद से ही कांग्रेस में तमाम तरह की अटकलों ने भी शुरू किया कि आखिर हरीश रावत के मन में चल क्या रहा है। और जब मीडिया ने इस बाबत सवाल किया तो हरीश रावत ने सही मौके के आने करने की बात कही। और अभी 1 घंटा पहले ये मुलाकात हुई है। उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम आधा दर्जन से ज्यादा शीर्ष नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन पहलुओं को इसमें साझा किया गया, हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है अजीत बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मीडिया सलाहकार जुड़े हुए हैं, हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया सलाहकार, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी, आज जिस तरीके से हरीश रावत का ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है पार्टी से और आज जाकर वो यूकेडी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं जिनका बड़ा योगदान उत्तराखंड राज्य को बनाने में रहा है। क्या समझा जाए इस पूरे आंकड़े को लेकर? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को 2002 में सत्ता में वापसी में हो, उत्तराखंड राज्य निर्माण में हो, उनका भारी योगदान रहा है। और निश्चित रूप से हरीश रावत सबकी चाहत, हरदा के संग उत्तराखंड, सब हरदा के संग, ऐसे नारे जब गली गली गांव गांव गूंज रहे हो, ऐसे अवसर पर यदि कुछ लोग हरीश रावत जी को का रास्ता रोकना चाहते हैं, जबकि सारा राज्य की जनता हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हो, तो निश्चित रूप से भाजपा एक ऐसी साजिश कर रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को सत्ता में वापसी को रोको, किसी भी तरह हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद की में पहुंचने से रोको। उस साजिश में कभी कभी ऐसा लगता है कांग्रेस के आम कार्यकर्ता। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है? ये आप बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं। कांग्रेस दो फाड़ नहीं है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक जीवन पार्टी है। हम अपने विचार स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करते रहे हैं। हरीश रावत जी ने जो कुछ अपने ट्वीट में कहा है, बड़ा उसका मतलब उन्होंने अपने मन की बात में जो कुछ कहा है वो बड़ा चिंताजनक है और पार्टी के लिए घातक भी है। यदि कोई लोग उनका रास्ता रोकना चाहते हैं, कांग्रेस की वापसी को रोकना चाहते हैं। सुरेश जी, आप बता रहे हैं कि पार्टी के लिए घातक भी है और बड़ी बात है ये। तो यूकेडी के अध्यक्ष से मुलाकात को किस तरीके से जोड़ के देखते हैं आप? लोग मिलते हैं राजनीति में, देहरादून में कहें, उत्तराखंड में कहें, सब लोगों के आपसी मधुर संबंध है। पार्टी विचार से डलकर राजनीति से अलग उठती है। ठीक है सुरेश जी, आप मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, आपस में बड़े राजनेता मुलाकात करते हैं, बात मैं मानता हूं, लेकिन इस ट्वीट के बाद इस तरीके से मुलाकात करना कहीं ना कहीं सवालों को खड़ा कर देता है ना। अब मैं समझता हूं कि इसको दूसरी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हरीश रावत जी वो नेता हैं, 2002 में जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनसे छीनी गई, उनको नहीं दिया गया, तब भी उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने बुरे से बुरे मौसम में भी कांग्रेस का झंडा पकड़ के रखा। वो तो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड जिंदाबाद की बात करते हैं, कांग्रेस को जिंदाबाद की बात करते हैं, इसलिए उसको अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। पर निश्चित रूप से हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के ठीक है। मन में ये बात बलवती हो रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा की ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जुड़े हुए थे, मीडिया सलाहकार हरीश रावत के, और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ ट्वीट के बाद अब यूकेडी के अध्यक्ष से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को अब कई तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अभी मेरे रिटायरमेंट का वक्त नहीं हुआ है। साफ उन्होंने कर दिया है कि अभी वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। बड़ी खबर देहरादून से। रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए और आला अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नए कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा राहत, कृषि, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्र में ड्रोन की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई की स्थापना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। आईटीआई संस्थानों में ड्रोन तकनीकी के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। आवश्यकतानुसार आईआईटी कानपुर के सहयोग लिया जाए। इसके साथ साथ प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ड्रोन के प्रयोग को लेकर राज्य स्तर पर स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से। यूपी में अब एक दूसरे की सुरक्षित सीटों पर सेंधमारी वाली राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी कवायद में जुट चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जिले का दौरा करने पहुंचे, जहां सीएम बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनके सबसे खास सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की सौगात रही। इसके अलावा सीएम योगी ने 50 बेड का आयुष अस्पताल, विद्यालय भवन, पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें और पाइप पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम ने करीब 50 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें घोरावल विधानसभा क्षेत्र के 20 परियोजनाओं का लोकार्पण, सदर विधानसभा क्षेत्र की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और दुद्धी विधानसभा की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हुई है। डिप्टी सीएमओ ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बेटी के बुखार आने पर कल यानी मंगलवार को उसका टेस्ट किया गया। इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जब परिवार से जुड़े अन्य लोगों का कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आधार पर डिंपल यादव का सैंपल लिया गया, तो आज उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। वहीं इन सब के बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। शनिवार सुबह से शुरू हुई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ओएसडी नीतू यादव के घर और पार्टी के महासचिव के ठिकानों पर छापेमारी मंगलवार देर रात पूरी हो गई है। 4 दिनों तक चली इस छापेमारी में आयकर विभाग ने लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, आगरा के 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही ने कहा कि 800 करोड़ की घपलेबाजी हुई है। दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता का कहना है कि जहां बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, वहां नहीं की जाती। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां, अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहां पड़े छापे अब ये बताने लगे हैं कि कितने बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में आकांठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर चुके हैं। आज उन संस्थाओं ने 800 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया है, जिसमें एक माननीय अखिलेश जी के साथी ने 68 करोड़ की टैक्स चोरी मान ली है, लेकिन वहां पर शायद कुछ और ज्यादा की टैक्स चोरी है।
उसकी जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स के जो छापे हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो किसानों के हत्यारे क्रिमिनल अजय मिश्रा चीनी के घर में बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो ना करके उत्तर प्रदेश में योगी जी वो बौखला गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन छापों में मुख्यमंत्री योगी जी को कुछ नहीं मिला, और जब दिया बुझता है ना, तो ये उससे पहले की एक फड़फड़ाहट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी जल्द सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। योगी जी जा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर यानी कल एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 10 दिन की अवधि में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। इस बार पीएम 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें करखियाव में अमूल प्लांट का शिलान्यास और बेनियाबाग में पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम समेत अन्य कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 10 दिनों के बाद फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दौरा होने जा रहा है और इसमें 2100 करोड़ की लगभग 25 परियोजनाएं हैं, जिसकी सौगात फिर पूर्वांचल को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। मिशन 2022 जो इस बार है, उसको देखकर प्रधानमंत्री कहीं से पूर्वांचल में खासतौर से अपने संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण और तमाम परियोजनाओं को उन्होंने 13 और 14 में दिया था। अब 23 तारीख का कल का जो दौरा है, ये बहुत अहम माना जा रहा है, चूंकि 2022 का चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और इसमें किसी प्रकार की डबल इंजन की जो सरकार है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी। इसमें सबसे बड़ी सौगात के रूप में होगा वाराणसी में जो अमूल डेयरी का प्लांट है, लगभग 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो ये अहम दौरा माना जा रहा है वाराणसी का, दिव्य काशी भव्य काशी के बाद फिर से प्रधानमंत्री वाराणसी में कल होंगे और पूर्वांचल वासियों को 2100 करोड़ की सौगात देंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 23 जनवरी 2022 में होगी यूपी टेट की परीक्षा। पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को स्थगित कर दी गई थी परीक्षा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 28 नवंबर को निरस्त कर दी गई थी यूपी टेट की परीक्षा। 25 फरवरी 2022 को घोषित किया जाएगा परीक्षा का रिजल्ट। यूपी टेट परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसी के साथ दिसंबर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अटकलें भी समाप्त हो चुकी हैं। पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। सरकार ने इस महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी, जिसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि पेपर लीक होने के चलते यूपी टेट परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड फिर से जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक और पोस्ट लिखा है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगी है और उस पर चर्चा भी होने लगी है। वहीं हरीश रावत की पोस्ट पर विपक्षी दल भाजपा भी चुटकी लेने का काम कर रही है। तो हमको ये लगता है कि हरीश रावत जी की जो फेसबुक आ रही है, 3 दिन से फेसबुक आईडी में जो लिख रहे हैं, कहीं उत्तराखंड भी पंजाब न बन जाए और कहीं ऐसा न हो कि हरीश रावत जी कैप्टन अमरिंदर जी के रोल पे ना आ जाएं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो तीसरी पोस्ट आज मैं पढ़ रहा हूं, तीसरी पोस्ट को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अब वो अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। ये सारी लड़ाई कांग्रेस के अंदर है। उधम सिंह नगर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहां नवोदय विद्यालय में 8 छात्र कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पिछले दिनों रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा में नवोदय विद्यालय के 529 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। लोगों ने 2 दिन सैंपलिंग करी थी। पहले दिन 350 की, दूसरे दिन 240 की करी थी।
उनमें से आधों की रिपोर्ट आ गई है। उनमें से जो है 8 बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं और उसके अलावा हमारे पास 4 पॉजिटिव और हैं। उनमें से जो है 3 खटीमा से, गदरपुर से है और 1 सितारगंज से है। तो टोटल मिला के 13 पॉजिटिव आज की डेट में हमारे पास हैं। रुद्रपुर के आपदा प्रभावित क्षेत्र में 2 माह बाद भी मुआवजा राशि की चेक न मिलने के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के विधानसभा संयोजक नंदलाल के नेतृत्व में प्रेम नगर के कई लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका आरोप है कि वो 4 बार कलेक्ट्रेट आ चुके हैं, लेकिन मुआवजा न देकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए हरीश रावत ने कहा कि पिछले 5 साल में देश प्रदेश में जमकर बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तराखंड प्रदेश में आज भी 28,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये सरकार राज्य के आर्थिक विकास की अपराधी है। ये राज्य सरकार बेरोजगार नौजवानों की अपराधी है और कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुख मुद्दे के रूप में चुनाव में जाएगी, चुनाव में उठाएगी। हरिद्वार में भाजपाइयों का शराब की दावत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पैक के लुफ्त उठाते नजर आ रहे शराब के पैक के लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो लक्सर के सुल्तानपुर में 3 दिन पहले आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बताया जा रहा है। कार्यक्रम की समाप्ति कार्यक्रम आयोजकों ने कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपाइयों की शराब की दावत दी थी। वहीं इस दौरान किसी ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। रुद्रप्रयाग में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान और आउटसोर्स से भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यालय के नए बस अड्डे पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार पर कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर है। हमारा जो धरना चल रहा है 16 दिन आज हो गए हैं और ये 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसमें अभी तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। हालांकि इस पर जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है उसने जरूर मिशन निदेशक से वार्ता की है, लेकिन उस पर भी हमें अभी तक कोई लिखित सहमति नहीं मिली है। मिशन निदेशक महोदय ने केवल मौखिक आश्वासन दिए हैं। उस पर ये जो आंदोलन है वापस लेना नामुमकिन है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूपी बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 4 घंटे चली बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में संकल्प पत्र के लिए आए सुझाव रखे गए हैं। अगली बैठक में जनता के सुझावों पर चर्चा भी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से बीजेपी की मैनिफेस्टो बैठक खत्म हो चुकी है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।